हेलो फ्रेंड्स, अभी एक आर्टिकल आया है तो देखेंगे। तो इस चैनल पे मैं आपको अभी इसमें आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है, तो अमेरिका को तुरंत ही पीछे छोड़ सकता है। और ये आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं इन्होंने बताया है इकोनॉमी में पीछे छोड़ सकता है। और 2048 नहीं, यहाँ पे टाइम बताया गया है कि 2031 तक ही अगर इंडिया चाहे तो आराम से यूएस को पीछे छोड़ सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, मैं आपको बताऊँगा। और इसमें इकोनॉमी के बारे में बताई गई है कि क्या स्ट्रेंथ है, आखिर में इकोनॉमी क्यों इतना बढ़ रही है और क्यों बढ़ेगी, और क्या क्या हमें मतलब कि समझिए कि चैलेंजेस हैं हमारे सामने, इसको भी लेके डिस्कस की गई है। तो सभी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो अगर आप पूरे तरह से बने रहते हैं तो आपको एक एक चीज़ें पता चलेगी। जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी आर्टिकल। अगर इकोनॉमी सही काम करती है तब भी देखेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी सही काम करती है, तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। इकोनॉमी जैसे अच्छा काम करेगी यहाँ पे, तो आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी इन्वेस्ट करते होंगे वो कंपनियाँ मल्टी बैगर ज़्यादा बनती हैं। वैसे इनडायरेक्टली समझिए कि जुड़ा रहता है मार्केट। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी सही अच्छा करे तो स्टॉक मार्केट भी सही करता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी अगर जितना अच्छी करती है तो स्टॉक एक्सचेंज उतना ही अच्छा करता है। तो आपको इसमें पता चलेगी। ये आर्टिकल मैं पूरी तरह से इसमें बता दूंगा आपको। तो इसमें पीपीपी पे बात की गई है, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। दो चीज़ों पे इकोनॉमी को नापी जाती है। एक तो होती है देखेंगे तो पीपीपी होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी। और दूसरा आप जीडीपी, ये भी जीडीपी ही है, समझिए जीडीपी ही नापी जाती है, जीडीपी। और दूसरा आप देखेंगे तो डॉलर में एक नापा जाता है कि आपके पास कितना मतलब डॉलर की इकोनॉमी है। और वो जो यूएस की देखेंगे डॉलर करेंसी है उससे देखी जाती है। तो पहले तो आप रुपये को कन्वर्ट करिएगा डॉलर से। जैसे एक्सचेंज रेट आप देखेंगे तो 80 का चल रहा हो, जो भी 84 का एक्सचेंज रेट चल रहा हो, मतलब $1 आपको ख़रीदने में 84 रुपये या फिर 80 रुपये लगेंगे। तो वैसे ही आप देखेंगे तो ये एक्सचेंज रेट जैसे जैसे चेंज होता है तो इकोनॉमी के आपके साइज भी चेंज होते रहेगा। अब मान लीजिए ये जो रेट है ये 70 आ जाए तो 70 में आप ज़्यादा डॉलर खरीद सकते हैं, तो आपकी इकोनॉमी की साइज़ बढ़ जाएगी। और ये जितना घट सकता है आप देखेंगे उतना ही आप कम डॉलर खरीद सकते हैं, आपकी इकोनॉमी की साइज़ उतना ही नीचे हो जाएगी। तो ये बात की गई है पीपीपी पे, परचेजिंग पावर पैरिटी पे। दो चीज़ों पे इकोनॉमी नापी जाती है, एक तो डॉलर मैंने आपको बता दिया, दूसरी होती है कि आपकी जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं मतलब कि प्रोडक्ट है जितनी आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट है, उससे भी कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट वाला जो मैंने बता दिया, जैसे कि $1 में आप यहाँ पे क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, मतलब कि, और फिर यूएस में $1 में क्या खरीद सकते हैं। तो रुपए में इसको भी कन्वर्ट वस्तु टू वस्तु मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे एक आप देखेंगे तो एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल वहाँ पे $1 में मिल रहा है, यहाँ पे 18 रुपये में मिल रहा है। तो परचेजिंग मतलब कि जो इसकी डॉलर की खरीद है और रुपए की खरीद है तो वो 18 रुपये $1 के बराबर मानी जाएगी। तो ये प्रोडक्ट में नापा जाता है। और दूसरा जो है ये मैंने बताया डॉलर में नापा जाता है। तो सबसे जो सटीक बताता है तो ये पीपीपी वाला ही बताता है। और पीपीपी पे ही बात की गई है कि पीपीपी पे हमारी इकोनॉमी है जो तुरंत आप देखेंगे तो 2031 तक ही चाहे तो यूएस को पीछे छोड़ सकती है। तो पीपीपी, अब आपको थोड़ा सा आंकड़ा भी पता होना चाहिए। तो पीपीपी पे हमारी देखेंगे तो अभी लगभग हमारी जो डॉलर में आप देखेंगे, डॉलर में तो 3.8 ट्रिलियन के आसपास हमारी इकोनॉमी है, 8 या 9 ट्रिलियन। और यूएस की आप देखेंगे तो 30 ट्रिलियन के आसपास आपको, या फिर 24-25 ट्रिलियन के आसपास, नहीं, आपको देखने को मिलेगा यूएस की जो है तो डॉलर में आपको 21 ट्रिलियन देखने को मिलेगा। और फिर चाइना की जो है 16-17 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये आप देख सकते हैं। और जो पीपीपी पे है तो पीपीपी पे आपको देखने को मिलेगा तो चाइना की है जो ये 35 ट्रिलियन के आसपास है, और फिर यूएस की 28 ट्रिलियन के आसपास है, और फिर जो इंडिया की है वो 14 ट्रिलियन के आसपास है, समझिए। तो 14 ट्रिलियन और 28 ट्रिलियन, और फिर तो लेकिन हमारी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ है। तो कुछ ही दिन में ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे हम छोड़ देंगे 2031 तक ही। तो और भी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो कि मैं आपको नीचे बताऊँगा। तो 2031 तक दुनिया की देखेंगे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। चाइना एक पे ही रहेगा क्योंकि 35 ट्रिलियन उसके अभी ही हैं। तो 35 ट्रिलियन को पीछे करना मुश्किल है, लेकिन 28 ट्रिलियन जो मैंने आपको बताया यूएस का है, और 14 ट्रिलियन हमारा है लगभग। तो इतना है तो इसको हम लोग पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट है जो डिक्लाइन हो रहा है। आप देखेंगे यूएस का, हमारा जो ग्रोथ रेट है उनसे 3 गुना ज़्यादा होने वाला है। और इसके लिए ये भी बताया गया है कि कितना तेज़ में ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा तब जाके हम कर सकते हैं। तो अभी 2048 तक ही हम ये टारगेट रखे हैं, 2048 तक का टारगेट रखे हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 2031 तक ही हम कर सकते हैं, अगले दशक में, मतलब 2031 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। तो 2060 तक इसमें ये भी बताया गया है कि ये चाइना को भी पीछे करके पीपीपी पे हम 1 नंबर पे आ जाएंगे, चाइना से भी आगे आ जाएंगे। तो इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, जो भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं। बस आपको कंपनी अच्छा प्रेडिक्ट करना है, और कंपनी अच्छा प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारी वीडियो है, चाहे आप जुड़े भी रह सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मेरे से। तो यहाँ पे डिप्टी जो गवर्नर थे इन्होंने बताया था अभी, और बताया था 10 सालों तक लगभग मान के चलिए कि 9.5 के आसपास में ग्रोथ रेट हमारी होनी चाहिए जीडीपी की, जो कि अभी 7.5 8 तो है ही, 1-2% और बढ़ाना है। थोड़ा सा अगर हम सुधार करते हैं इकोनॉमी में तो 10% तक हम जा सकते हैं। और इसके लिए बताया गया है कि क्या क्या करना होगा तो कि 10% तक हम जा सकते हैं और विकसित अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। अभी हम देखेंगे तो मिडिल लोअर में आते हैं, और पात्र और प्रति व्यक्ति आय भी आप देखेंगे तो 2047 तक हमारा 3400 अरब डॉलर हो जाए, 34,000 अरब डॉलर हो जाएगा। तो ये अमेरिकी अरब डॉलर, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत मतलब कि तो लोग काफ़ी खुशहाल हो जाएंगे जो कि अभी गरीबी से जूझ रहे हैं। तो देश में अब ये नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है ये बढ़ती है तो सबके पास इतना ही पैसा रहता है, क्योंकि आप देखेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी भी रहती है कि कोई समझिए कि 10 लाख कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, ये भी इसमें देखा जाता है। तो ये इनइक्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पर कैपिटा इनकम जीडीपी में समझिए कि पूरी तरह से जितनी भी जनसंख्या रहती है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये विनिमय दर से गुजर रही है। मुद्रास्फीति मापी जीडीपी की दूसरे देश की तुलना में नहीं की जा सकती है, जो ये बताया गया है डॉलर वाला। पर कैपिटा इनकम वाला सबसे सही होता है। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम अभी ही हैं, और दूसरी आराम से बन सकते हैं, ये बताया गया है। 2048 को छोड़िए 2031 तक ही हम बन सकते हैं इसमें। और अर्थव्यवस्था मजबूत क्यों है इसको लेके भी बात की गई है। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है कि युवा आबादी, तो 65% आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है हमारी, तो ये 35 से नीचे की है। तो युवा ही किसी भी देखेंगे तो यूथ जो होता है इकोनॉमी को ग्रोथ देता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सभी सेक्टर में यूथ ही काम करेगा। अब बूढ़े लोग जो होते हैं वो आपका देखेंगे तो जो काम मतलब कि ज़्यादा हार्डवर्क वाला होता है वो तो कर नहीं पाते हैं, सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसके लिए यूथ आबादी बहुत ज़्यादा मतलब चाहती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको बढ़ाना होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होती है वो सेक्टर जब अच्छा करता है तभी जाकर सर्विस सेक्टर की भी ग्रोथ रेट टिकी रहती है। तो अभी देखेंगे इंडिया का सर्विस सेक्टर जीडीपी में 56% के आसपास कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसको हमेशा कंटिन्यू रखने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना होगा। अब समझिए कोई कंपनी किसी चीज़ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगी तब तो जाके सर्विस सेक्टर उसको बेचा जाएगा, चाहे उसका कैलकुलेशन होगा, ऑडिटिंग होगा, तो वो सब चीज़ें सर्विस सेक्टर में आती हैं। बैंकिंग सुविधाएं बढ़ेंगी, सभी चीज़ें बढ़ेंगी, तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ाना होता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको हमेशा मतलब यूथ पॉपुलेशन चाहिए होता है। चाहे कंस्ट्रक्शन देखेंगे, अब समझिए कंस्ट्रक्शन जो घर बनते हैं, कंपनियां बनती हैं, तो इन सब में बूढ़े लोग तो काम नहीं कर सकते, इसमें जो जवान लोग यूथ पीपल होता है वही काम कर सकता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाहे किसी भी देखेंगे तो वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है तो वो यूथ ही होता है, तो यूथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। और बढ़ता मध्य वर्ग मतलब समझिए कि जिसकी इनकम मतलब मिडिल में रहती है। एक तो लोअर में होती है, फिर मिडिल इनकम वाले लोग होते हैं, फिर अपर मिडिल वाले होते हैं, उसमें भी सब कैटेगरी बनाई गई है, और एक अपर क्लास होता है। तो मिडिल क्लास ही होता है जो कि इकोनॉमी को बूस्ट देता है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है, कोई खरीदने वाला नहीं है तो वो क्यों बनाएगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास है वो बढ़ना। मिडिल क्लास ही इकोनॉमी में डिमांड करता है। जैसे आप देखिए, आपको गाड़ी खरीदना होगा, घर बनाना होगा, आपको टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, सभी चीज़ चाहिए, तो ये मिडिल क्लास को ही चाहिए। तो जो लोअर में लोग होते हैं वो धीरे धीरे अब मिडिल में शिफ्ट हो रहे हैं। मिडिल क्लास का जो दायरा है बढ़ते जा रहा है, और मिडिल क्लास में लोग शिफ्ट होते वो बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करते हैं। और डिमांड जैसे आती है मार्केट में तो फिर प्रोडक्शन होता है तो फिर ग्रोथ होता है। तो मिडिल क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी इकोनॉमी के लिए। तो अभी हमारे पास मिडिल क्लास बहुत कम है कि जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और कोई भी देश हमारे से रिलेशन इसीलिए बनाना चाहता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को देख रहा है कि मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी प्रोडक्ट हम अपना जो है यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इसलिए भी देखेंगे तो कोई देश भारत से दुश्मनी मोलना नहीं चाहता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर सेल कहीं पे हो रही है तो इंडिया में ही हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की। और मजबूत
उद्यमशीलता आप बताएंगे, मतलब कि मजबूत जो है इंडस्ट्री स्टार्टअप बहुत ज़्यादा अब हो रहे हैं। अब जाके देखेंगे प्राइवेटाइजेशन तरफ गवर्नमेंट जैसे जैसे बढ़ रही है तो स्टार्टअप खुल रहे हैं तो बहुत सारी कंपनियां बनेंगी, और एक स्टार्टअप समझिए कि पूरे कंट्री का लाइफ चेंज कर देता है। जैसे आप देखेंगे तो यूट्यूब है, फिर वहाँ पे यूएस में यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारी कंपनियां, 2-3 कंपनियां, अमेजोन है, जो कि पूरे वर्ल्ड में देखेंगे अब एक ये स्टार्टअप ही तो हुआ होगा, एप्पल है वहाँ पे। ऐसी बहुत सारी मतलब कुछ कंपनियां खुली, तो कंपनियां खुलती हैं तो धीरे धीरे आप सोच भी नहीं सकते हैं, कभी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है तो वो ग्रोथ रेट काफ़ी देती हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देंगी तो उनके पास पैसा आएगा तो फिर इकोनॉमी में डिमांड आती है, तो ये साइकिल बन जाती है। साइकिल बनती है तो उनको प्रॉफिट होता है। और फिर क्या चुनौती है अभी देखेंगे तो इकोनॉमी में, बुनियादी ढांचे में निवेश की कमी, तो कमी है, अभी हमारे पास पैसा ही नहीं है बजट में। अभी टैक्स रेट अब देखेंगे तो धीरे धीरे टैक्स रेट बढ़ते जा रहा है, और हमारे यहाँ पे गरीब पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको देखेंगे तो फ्री में चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब उन लोगों को भी देखना है, हमें तो देखना है, तो बजट में बहुत सारा पैसा उसमें जाता है, स्कीम बहुत सारी चलती हैं उसमें जाता है। इस बार भी आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब कि कम ही किया गया है ग्रोथ रेट, जो कि 25% इस बार बताया गया था कि बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन 11% बढ़ाया गया है। तो ये भी देखेंगे तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर कम ही समझिए कि बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बताया ये 25% एक्सपोर्ट बोल रहे हैं, लेकिन 11% गवर्नमेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ाई है समझिए, तो लगभग 11.11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बार होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बजट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हमें मैसिवली काम करना पड़ेगा, शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ पे नहीं है। और फिर दूसरा नंबर की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और दूसरा नंबर हमें अब स्पेसिफिक एजुकेशन देना पड़ेगा, जिस सेक्टर में जिसको काम करना है वही चीज़ें सिखाओ और उसको काम कराना पड़ेगा, तब जाके होगा। एक ही चीज़ें आप सभी लोगों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ये इसमें सुधार करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य पे जो हेल्थ होती है, हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग गरीबी के ट्रैप में इसी वजह से फंस जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए किसी के घर में रोग हो गया, कोई बड़ा रोग, अब वो उतना मतलब कि कैपेबिलिटी नहीं है, वो इकोनॉमी के उसकी अच्छी नहीं है, इकोनॉमी अच्छी खासी उसके घर की, तो वो क्या होगा कि गरीबी के ट्रैप में चला जाता है। वो मिडिल क्लास में शिफ्ट तो किया रहता है, लेकिन फिर वो देखेंगे लोअर क्लास में चला जाता है। क्यों चला जाता है? एक अगर बीमारी होती है, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है, तो वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो फिर गरीब हो जाएगा, और गरीब लोग डिमांड इकोनॉमी में नहीं क्रिएट कर पाते हैं, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य सुविधा भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, और व्यापार करने की आसानी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो इतना भी लाल फीताशाही आप सुनते होंगे, तो ये कोई भी अब समझिए काम करना है तो लोन की सुविधा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो, उसको जल्दी से क्लियरेंस मिल जाए। ज़मीन का रेट है, आप देखेंगे 4-4 गुना ज़मीन का कॉम्पनसेशन देना पड़ता है अगर कोई इंडस्ट्री खोलता है, और उसके बाद भी उसको ज़मीन एलोकेट नहीं हो पाती है, बहुत सारी चीज़ें। और फिर देखेंगे उसको ऑफिसर जो होते हैं, बड़े ऑफिसर परेशान करते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी, जो इसको ई गवर्नेंस बोला जाता है, तो ई गवर्नेंस इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके हम 10 रेट का रेट ग्रोथ रेट पा पाएंगे, और पा पाएंगे तो जल्दी से जल्दी 2031 तक ही हम यूएस को पीछे करके पर कैपिट मतलब पीपीपी पे, पर चेजिंग पावर पैरिटी पे दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये इसमें आर्टिकल में पूरी तरह से बात की गई है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।